नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों इधर लगभग एक हफ्ते से आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे और संक्रमण हो गया था। जो चीज़ें थी उसमें होम क्वारंटीन होना होता है और फीवर भी था, जिसकी वजह से दिक्कत ज़्यादा लग रही थी, वीडियो नहीं बना पा रहा था और आप लोगों का पेपर भी लगा था, मैं ऐसे भी नहीं दे पा रहा था। तो इसीलिए अब आज तो एक ही ऐसे आएगा, कल से दिन में आपका दो दो ऐसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यह ऐसे जो है दोस्तों आपका बीओ मेंस के लिए भी काम करेगा, क्योंकि उसमें भी 700 शब्दों में आपको लिखना है। और यूपी पीसीएस मेंस 2019 का जो मेंस होने जा रहा है तो उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ में अच्छे से जो निबंध बताए जा रहे हैं उनको आप लिखने का प्रयास करिएगा अपने शब्दों में। चीज़ों के माध्यम से जो फैक्ट हैं, जो चीज़ें हैं बताई जा रही हैं, उनके माध्यम से आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। 700 शब्दों में आपको लिखने को आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो निबंध है, निबंध आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है 700 शब्दों में। आपका बीओ मेंस में भी यही आएगा और जो पीसीएस मेंस है उसमें भी 700 शब्दों में ही लिखना है। अभी थोड़ा सा आवाज़ सही नहीं हो, क्योंकि अभी पूरी तरीके से तबीयत अच्छी नहीं हुई है। उसके बावजूद भी दोस्तों वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि सभी लोगों का हित है इसमें और सभी लोगों ने एग्ज़ाम लगा हुआ है मेंस का, आप लोगों का यूपी पीसीएस मेंस 2019, तो उसी के लिए। और आज की डेट में टेस्ट भी होगा, तो इसको भी आप लोग अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। फुल टेस्ट होगा। चलिए, आज का जो निबंध है कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस 2019 के बारे में आपको लिखना है। देखिए, कोई भी निबंध होता है तो उसमें आपकी डायमेंशंस होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि इसके बारे में क्या है, क्या पृष्ठभूमि है, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे क्या चीज़ें चली, तो इनके बारे में बताना है। अब कोई भी निबंध लिखने से पहले कुछ खास बातों का ख्याल रखिए आप, कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। एक बात, कोई अच्छी लाइन, कोई अच्छा वक्तव्य जो कोरोना वायरस से संबंधित हो, आप लोग उससे अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। लगभग आपको क्या करना है, लगभग 7 पेजेस में आपको, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक पेज में आप 100 शब्द लिखते हैं तो 700 शब्दों में लिखना है। अब देखिए, 700 में से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा कम कर दें या बहुत ज़्यादा आप 700 के बजाय 800 850 शब्दों में लिखें, तो ये भी ठीक नहीं है। तो जितनी जो ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को लिखना है। इसके साथ में जो, जैसे मान लीजिए निबंध में कोटेशन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोटेशन, कोई डेटा है, फ्लो चार्ट है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब डेटा आप लोगों के पास में, सभी लोग जान ही रहे होंगे भारत में किस तरीके से प्रसार हो रहा है और जो विश्व वैश्विक परिस्थितियाँ कैसी हैं कोरोना वायरस के मामले में। तो ये भी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अपने शब्दों में, क्योंकि देखिए, आप अगर आपको मेंस देना है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो यहाँ पर शॉर्ट में अगर चीज़ें आपको खाका एक बन के उसी का एक लेक्चर मिल जाता है तो आपके लिए बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको सारी की सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब देखिए, नोवल कोरोना वायरस की जहाँ तक बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि पृष्ठभूमि में आपको क्या क्या चीज़ें बतानी हैं। जैसे ही मैंने तो यहाँ पर हेडिंग दी है, लेकिन आप थोड़ा सा हेडिंग से बचिएगा, पैराग्राफ और पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और जो अच्छे शब्द हैं उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिएगा, जो अच्छे शब्द हैं और जो फैक्ट हैं उनको भी। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको प्रश्न उत्तर लिखना है, पूरा निबंध लिखना है। अब देखिए, कोरोना वायरस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, देखिए, कोरोना वायरस की शुरुआत जो हुई थी वुहान चीन से हुई थी 31 दिसंबर 2019 को, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका आधिकारिक नाम
इसको जो दिया बाद में, तो उसको कोविड-19 दे दिया। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही किसी भी देश में ऐसी कोई नई संक्रमण की बीमारी जब आती है, तो उसमें क्या होता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक संस्था है, समिति, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमन समिति। तो ये समिति करती क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करती है। तो ऐसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ठीक है, WHO ने 30 जनवरी 2020 को एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल, एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करी। अब देखिए, स्वास्थ्य घोषणा करने के बाद क्या होता है कि स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा के बाद क्या होता है कि WHO क्या करता है, WHO परामर्शिका जारी करता है, कुछ प्रतिबंध लगाता है, देशों को गाइडलाइन जारी करता है, कौन कौन से कार्यों अपने देश में करने हैं, कौन कौन से आपको सावधानियां उठानी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। स्वास्थ्य, जैसे मान लीजिए उसने जो रूल्स और रेगुलेशन बताएं, इन नियम और कानूनों के अनुसार आपको इस संक्रमण को प्रसार होने से रोकना है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, समय समय पर WHO गाइडलाइन जारी करता है। WHO जो स्वास्थ्य उपाय किए गए हैं उनकी समीक्षा भी करता है। तो ये सारे के सारे, देखिए जो निबंध है, निबंध को दो परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है। कोरोना वायरस की बात हो रही है। सबसे पहली बात तो वैश्विक परिदृश्य में क्या स्थितियां हैं, उसके बाद में कहां से फैला, शुरुआत आपने पृष्ठभूमि बता दी। फिर उसके बाद में क्या होगा कि आप लोगों को क्या बताना है कि यह जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस और भारत में प्रसार किस तरीके से हुआ, क्या क्या इसके उपाय हैं, लक्षण हैं, क्या है कोरोना वायरस। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी हैं। सबसे पहले तो जो पृष्ठभूमि है उसी में ही आप बात कर रहे थे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, देखिए विगत एक दशक में क्या है कि छठी घोषणा है, जो कोरोना वायरस को लेके यह छठी घोषणा है। और सबसे पहली घोषणा H1 वायरस के मामले में की गई थी। दूसरी इबोला, पश्चिमी अफ्रीका में जो फैला था, पोलियो के मामले में की गई थी। फिर उसके बाद जीका वायरस के मामले में की गई थी। और फिर बाद में लास्ट में जो है कांगो में इबोला जो फैला था उसके बारे में। तो ये अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में जो बीमारियां, संक्रमण, वायरस फैला, जिससे क्या हुआ कि समय समय पर WHO ने घोषणाएं करी हैं। और अंतिम जो घोषणा है 30 जनवरी 2020 को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करी थी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे कोरोना वायरस है क्या। देखिए, एक कोरोना वायरस है, लेकिन ये एक फैमिली से बिलोंग करता है, एक बृहद, ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस आज की उपज है। कोरोना पहले भी आपको खांसी, जुकाम, बुखार और ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है, लेकिन यह एक फैमिली है। फैमिली एक बृहद परिवार है, उसी से ये संबंध रखता है। इसके लक्षणों की जहाँ तक बात करते हैं, देखिए आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको 700 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं कोरोना वायरस से संबंधित, क्या है, किस तरीके के लक्षण हैं, क्या निदान है, क्या उसके उपचार हैं, किस तरीके से फैलता है, और इन सारी चीज़ों को आपको बताना है, ठीक है। और फिर भारत में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि इसके लक्षणों में क्या क्या होता है कि जैसे ये एक कारक बनता है। जैसे नॉर्मल अगर देखेंगे तो खांसी, जुकाम, बुखार, सूंघने की क्षमता क्षीण हो जाती है, व्यक्ति की सांस लेने में कठिनाई होती है, किडनी फेल हो जाती है, बहुत सारी जो अन्य बीमारियां हैं, इम्यून सिस्टम को यह कमज़ोर करता है। सबसे बड़ी चीज़ यही समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है, पूरा का पूरा खेल जो है इम्यून सिस्टम का है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप सांस ही नहीं ले पाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये भी चीज़ें हैं। और इससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये दो टाइप की जो सीरियस वायरस हैं, इनका भी एक कारक बनता है जाके। अब देखिए, जो कोरोना वायरस है वो आपकी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, इससे इसकी मैचिंग नहीं होती है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से कोरोना की आनुवंशिक संरचना को मिलाया गया।
और देखा गया तो 70%, लगभग 70 से 80% जो है एक समानताएं देखी गई। ठीक है, जहाँ तक कोरोना वायरस की फैलने की बात है तो कोरोना वायरस फैलता कैसे है इसको भी अब अच्छे से समझिए कि जैसे देखिए WHO ने जो बताया और बाकी जो चीज़ें बताई गई, संज्ञान में ली गई, तो इसमें ये बताया गया कि पशुओं और मनुष्यों से फैलता। मनुष्य नहीं, पशुओं से, जैसे एक पशु में हुआ तो दूसरे में फैला, मनुष्यों में एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में। अब कोई किसी को खांसी जुकाम बुखार है, अब वह छींक रहा है या खांस रहा है, तो ऐसी स्थितियों में क्या है, दूसरे को भी ये संक्रमण करेगा। ठीक है, जो सामने बात कर रहा होगा उसके अंदर भी यह वायरस प्रवेश कर जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे यह वायरस फैलता है। मुख्यतः संचरण जो इसका होता है कि जैसे श्वसन तंत्र के माध्यम से, जैसे आप सब सांस लेते हैं या बात करते हैं तो आपके मुख से यह वायरस निकलकर किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे मुख को, जो आपका मुंह होता है, मुख को ढके बिना खांसना, तो ये भी इसका संचरण का कारण बनता है। आप जैसे रुमाल या अगर जिस समय आपको छींक आती है तो उस समय आपको क्या करना होता है कि इसको छींक आती है तो आपको रुमाल या किसी चीज़ से ढक लेना, या तो मास्क लगाए रहिए तो आप छींक सकते हैं। ठीक है, जिससे कि ये बीमारी ना फैले। तो ये फैलने का कारण छींकना भी होता है। हाथ मिलाना, जैसे मान लीजिए, यह कहा भी जाता है डॉक्टरों के द्वारा, यह गाइडलाइन भी जारी की गई है, ICMR के द्वारा भी बताया गया है कि आप मास्क लगाइए। जो लोग मास्क नहीं लगाते, हाथ मिलाते हैं, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है। वायरस देखिए, जैसे मान लीजिए संचरण और कौन कौन से माध्यमों से होता है। जैसे वायरस जो है, वायरस युक्त कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, कोई खाने पीने की चीज़ भी हो सकती है या कोई भी चीज़ वस्तु हो सकती है, डब्बा हो सकता है, जिस पर वायरस आया। अब उसको आपने हाथ से टच किया, हाथ को आपने मुख से लगाया या नाक से लगाया, तो इससे क्या है, संक्रमण आपकी जो वायरस है, वायरस आपकी बॉडी में गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब बहुत सारी रिसर्चेस में ये भी पाया जा रहा है कि जो मल होता है, ठीक है, मल के माध्यम से भी यह संचरित हो रहा है, इसका संचरण हो रहा है। अब देखिए, निदान की जहाँ तक बात की जाती है तो बहुत ही सीमित चीज़ें हैं। जैसे निदान में एक PCR टेस्ट होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जिसको कहा जाता है, और एक एंटीजन का टेस्ट भी होता है, वो लेकिन जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम नहीं बात करेंगे, जो मुख्य टेस्ट है उसी की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले टेस्टिंग की जाती है कि आपके संक्रमण है या नहीं है। आपके गले से, गले में भी समस्याएं लगती, तो गले का बलगम जो या जो भी चीज़ होती है, ठीक है, और नाक से आपका इसकी टेस्टिंग की जाती है। अब देखिए, इसमें क्या टेस्टिंग किस चीज़ की जाती है, तो इसमें आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर, कि जैसे जो टेस्ट हो रहा होता है तो उसमें PCR टेस्ट में यही चीज़ें जो जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग है उसी के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि हाँ कोरोना वायरस है या नहीं है। अब देखिए, निदान की जहाँ तक बात कर लेते हैं, उपचार। निदान तो हम लोगों ने देख लिया, अब उपचार क्या है इसका। तो देखिए, वर्तमान में कोरोना वायरस की जहाँ तक बात करते हैं तो वर्तमान में कोई भी उपचार नहीं है। एक चीज़ आप समझिए, कोरोना वायरस का वर्तमान में, आज की डेट में कोई भी उपचार, विशिष्ट उपचार नहीं है, क्योंकि ना ही कोई इसकी दवा बनी है स्पेशली इसके लिए। जैसे मलेरिया की कुछ दवाएं, और जैसे आइवरमेक्टिन दी जाती है, और उसी को मैंने यूज़ भी किया था। तो जैसे आइवरमेक्टिन है और STQS है, ठीक है, तो ये दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन देखिए यह एक प्रॉपर दवा नहीं है, यह एक प्रॉपर इलाज नहीं है। इस पर देखिए वैक्सीन बनी नहीं है, कोई विशिष्ट उपचार है नहीं, लेकिन रिसर्चेस चल रही हैं, इस समय रिसर्च चल रही हैं। ठीक है, तो इसका कोई विशिष्ट उपचार अभी नहीं खोज पाया है। वैश्विक स्तर पर भी सभी देशों की जितने भी संस्थाएं हैं वो इस पर कार्य कर रही हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड हो या रशिया ने
कहा भी है कि हाँ हमने बना ली है, लेकिन जो क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है वह रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी उन पर एक संदिग्ध परिस्थिति बनती है, एक संदेह होता है कि हाँ यह दवा काम करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उपचार की बात हो गई। अब देखिए अगली चीज़ जो है कोरोना वायरस के प्रसार का प्रभाव। तो देखिए वैश्विक स्तर पर भी देखेंगे, भारत के स्तर पर भी देखेंगे। सबसे बड़ा जो कोरोना वायरस का प्रभाव होता है वो आर्थिक स्तर पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, भारत की जीडीपी और वैश्विक लेवल की जीडीपी जो है वो अब गिर रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण कोई भी आर्थिक गतिविधियां हो नहीं पाती। आपके देखिए हवाई यात्राएं बंद कर दी गई थी, लॉकडाउन कर दिया गया था, हवाई, रेल, सड़क मार्ग ये सारी की सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो बंद कर दी गई कि लोगों से आपस में एक जगह पर अगर इकट्ठा होंगे, काम करेंगे और मिलेंगे जुलेंगे तो इससे क्या है संक्रमण और फैलेगा। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं, बाज़ार बंद कर दिए जाते हैं, उत्पादन इकाइयां हैं वो सारी की सारी बंद कर दी जाती हैं। तो जब बंद कर दी जाएंगी, आर्थिक गतिविधियां ही नहीं होंगी तो अर्थव्यवस्था पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक प्रभाव में कौन कौन सी हैं चीज़ें हैं? देखिए आर्थिक प्रभाव बहुत ज़्यादा व्यापक है। ध्यान रखिएगा, भारत की जीडीपी -23.9% नेगेटिव में जा चुकी है। अमेरिका की भी गई है अच्छी खासी, रशिया की भी गई है, चाइना की भी गई है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। सामाजिक प्रभाव, देखिए आर्थिक प्रभाव बहुत ही खतरनाक किया है कोरोना वायरस ने। ठीक है, सामाजिक प्रभावों की जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए जनधन की, इसमें लोगों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अमेरिका में जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ 1 से 1.5% या 2% के आसपास है। ठीक है, 1.7% के आसपास हमारे यहाँ मृत्यु दर है। तो ये अभी एक अच्छी बात है, हमारे यहाँ के रिकवरी रेट अच्छा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामाजिक प्रभाव में जहाँ तक बात करते हैं तो भाई कहीं ना कहीं जनधन है, भाई देखिए पैसे की हानि होती है, लोगों की हानि होती है, ये दो चीज़ें तो होती हैं। अब देखिए लॉकडाउन की वजह से कोरोना का एक भय रहता है, तो लोग क्या हैं, लोग आत्महत्या के लिए प्रेरित होते हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। सामाजिक रूप से जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो कोरोना होने के बाद वह बिल्कुल एक अलग थलग कर दिया जाता है। अब सोच के देखिए कि जैसे किसी भी व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो कोरोना होने के बाद लोग उससे उनका व्यवहार ही अलग हो जाएगा, ये चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिखती हैं। ऊपर से क्या होता है, जैसे देखिए राजनीतिक व्यवस्था भी ठप होती है। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब यह है कि जो हमारी संसद, पार्लियामेंट, सांसद, विधायक, इनका कामकाज, कार्य ये भी ठप होता है। संसद देखिए लॉकडाउन के पीरियड में सारी की सारी चीज़ें बंद रहीं। जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी पूर्ण तो नहीं, लेकिन हाँ जो जहाँ पर लोगों का मिलना होता है वहाँ नहीं हुआ और संसद भी नहीं चली। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी प्रभाव होते हैं कि जैसे विमानन हो गया, विमानन क्षेत्र हो गया, पर्यटन हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गई, शेयर बाज़ार हो गया, उद्योग इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया और एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन बाकी सारे सेक्टर पर बाकी सारे सेक्टर पर इसका प्रभाव अच्छा खासा पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि जैसे विमानन हो गया, आप बाहर नहीं निकल सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, आप होटल सारे के सारे बंद कर दिए गए थे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, शेयर मार्केट भी बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो ये ऐसी स्थितियाँ, एक आर्थिक हानि हमें देखने को मिली। औद्योगिक इकाइयाँ सारी के सारी, उद्योग क्षेत्र जो है पूरा का पूरा बंद कर दिया गया था। अब चीज़ें धीरे धीरे अनलॉक के माध्यम से चीज़ें खोली जा रही हैं। सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर में देखिए जो सर्विसेज ऑनलाइन है वो तो आदमी ले रहा है, लेकिन जो ऑफलाइन सर्विसेज है उनके लिए सरकार ने मना कर दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हुई। जो जैसे मान लीजिए कोई संस्थान है, कोचिंग संस्थान है या अन्य कोई संस्थान है, तो वो अगर फिजिकली अगर लोग वहाँ आते हैं तो ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया गया था, स्कूलों को बंद कर दिया गया था, ये यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनको भी बंद कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जान रहे होंगे।
ठीक है। तो ये बहुत ही विकराल प्रभाव डाल रहा है कोरोना वायरस। इसके बाद वैश्विक प्रभावों की बात कर लेते हैं। तो देखिए वैश्विक प्रभावों में प्रत्येक देश की व्यवस्था में यही सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे कि यह हाल जो है प्रत्येक देश का है, चाइना को छोड़कर, ठीक है, चाइना को छोड़कर प्रत्येक देश का हाल यही है। और ऐसे में क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय हित जो होते हैं, उनका भी प्रत्येक राष्ट्र जो है संरक्षण करता है, ठीक है, और कर भी रहा है। कि जैसे अब अमेरिका ने अभी एक एडवाइजरी जारी की थी कि भारत कोई भी अमेरिकन भारत नहीं आएगा। तो ये क्या है, ठीक है, कोई भी व्यापारिक गतिविधियाँ या जो थोड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो हो रही हैं, लेकिन इस व्यापक पैमाने पर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है सभी देशों के द्वारा, और सभी देशों में वैश्विक परिस्थितियां लगभग अब वही रूप ले रही हैं। अब देखिए जो साइज़ होता है कि जैसे मान लीजिए एक पॉपुलेशन का साइज़ होता है, तो देखिए हमारे यहाँ विश्व के दूसरे नंबर की जनसंख्या पाई जाती है, और जो एक स्थितियाँ हैं, जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो उतनी अच्छी नहीं हैं। तो इसके फैलने का और जो हमारी एक रहन सहन की संस्कृति है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारक बनती है आकर इसके फैलने का। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए अगली चीज़ क्या है, कोरोना वायरस और भारत। तो देखिए कोरोना वायरस और भारत की बात कर लेते हैं। भारत में देखिए पहला केस जो आया था केरल में आया था, और केरल राज्य ने क्या किया था कि 3 केस के बाद में इसको राज्य आपदा घोषित कर दिया गया था। इसी के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समूह का भी गठन किया गया रोकने के लिए कि इसका प्रसार ना हो। सरकार ने बढ़ चढ़कर अपने आप से जो कार्य किए गए, इसको यह प्रसार भारत में ना हो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे तेज़ी से ये बाद में फैलता गया। उसी के बीच में लॉकडाउन भी किया जाता है, ठीक है, पूरे देश में तालाबंदी की जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई। लेकिन हाँ, हमें एक चीज़ अच्छी हुई कि कम से कम हमें समय मिला, हमें टाइम मिल गया। जो चीज़ें थी, जो एक स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी होती है, उसके लिए हमें तैयारी करी। अब देखिए भारत में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं, केसेस की संख्या भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है, कि पर डे आपके 90,000 केसेस आ रहे हैं, या जितना भी डेथ कितनी हुई है, लगभग 73-74 हज़ार 75 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ की मृत्यु दर कम है। मृत्यु दर को आप मेंशन कर सकते हैं, रिकवरी रेट को मेंशन कर सकते हैं। तो 70-75% आपका रिकवरी रेट है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ की। और सरकार अपने स्तर पर जो भी प्रयास हैं वो कर रही है। अब देखिए रोकने के उपाय में क्या है कि जैसे देखिए रोकने के उपाय में क्या है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसको जब दवा नहीं बनी तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ सावधानी रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे PCR टेस्ट होता है, टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग जब पता होगी कि हाँ जो व्यक्ति है उसको लक्षण मिले। अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें लक्षण ही नहीं है, तो आपको टेस्टिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो ये संक्रमण और तेज़ी से फैलेगा। क्योंकि देखिए वर्तमान में अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ लगभग 10 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। 10 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। तो आप सोच कर देखिए कि 10 करोड़ टेस्ट का मतलब हो गया कि 10 करोड़ लोगों का टेस्ट हो चुका है, या लोगों की संख्या कम भी हो सकती है क्योंकि एक ही व्यक्ति का 4-4 बार टेस्ट हुआ है। लेकिन अब आप खुद सोच कर देखिए कि हमारे यहाँ की आबादी कितनी है। आबादी है 1 अरब लगभग 34-35 करोड़ है। तो अभी ये चीज़ें और फैलेंगी, अभी ये चीज़ें होंगी। मुझे भी हुआ था, क्या किया जाए, होता है, ज़िंदगी रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा, किसी को किसी ने नहीं देख के आया, कोई भी नहीं देख कर आया। लेकिन आपको क्या है, कार्य करते रहना होता है, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो रोकने के उपाय में आता है तो सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति कितने लोगों के संपर्क में गया, कितने लोगों से मिला,
तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या है, वैक्सीन नहीं है हमारे यहाँ। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वैक्सीन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम केवल सावधानियाँ ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सावधानियों में कौन कौन सी है, सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है कि आपको क्या करना है। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, मतलब देह दूरी रखनी है, लोगों के पास आपको नहीं जाना है, ठीक है। घर से बाहर जाते हैं मास्क लगाकर निकलना है, 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है, 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है। अगर आपको नहीं कोई बहुत ज़रूरी कार्य है तो आप घर से ना निकलें, क्योंकि देखिए जो कोरोना वायरस है वो किसी चीज़ को देखकर नहीं आता, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं से चीज़ों के माध्यम से या वस्तुओं के माध्यम से या किसी से बोलने बतियाने से अगर हो गया तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। जिस समय किसी भी व्यक्ति को जब कोरोना होता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। वो तो उस व्यक्ति के पर्टिकुलर व्यक्ति के इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है कि उसका इम्यून सिस्टम कैसा है। लेकिन जो कोरोना वायरस का प्रभाव जो है वो जैसे एक पॉपुलेशन की एक जो रेंज आती है कि जैसे बच्चे और वृद्ध दोनों लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत मानी जाती है, लेकिन जो यंग जनरेशन है उनके लिए थोड़ा सा ठीक माना जाता है कि हाँ भाई उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो लड़ लेंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन वो ऑटोमेटिक अपना इम्यून सिस्टम अच्छा खाते पीते रहे तो सही हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हुए कि होम क्वारंटीन और 7 से 14 दिन आपको रुकना होता है, कहीं जाना नहीं होता। अगर आपको फीवर आ रहा है तो फीवर की दवा लेनी होती है, और इसमें हालत बहुत बुरी हो जाती है कि आप उठ नहीं पाएंगे, कहीं के भी कुछ भी कार्य करने लायक नहीं बचेंगे। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको घर पर ही रहना है, प्रसार को रोकना है। जो एक कोरोना वायरस फैल रहा है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रुका तो दिक्कत खड़ी होगी, क्योंकि देखिए वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और लगातार अनुसंधान किया जा रहा है, रिसर्च हो रही है, वैक्सीन का निर्माण कर लिया जाए जल्द से जल्द। तो इस तरीके से आपको सारे पक्षों को, सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए, डेटा को देते हुए और जो कीवर्ड हैं उनको अंडरलाइन करते हुए, जो एक अच्छी लाइंस होती हैं महापुरुषों की लाइन या इससे संबंधित प्रश्न जो निबंध है, निबंध से संबंधित अगर कोई अच्छी लाइन मिल जाती है तो उसको आप लोग यहाँ उपयोग कर सकते हैं। और अंत में आपको निष्कर्ष बताना है कि देखिए कोरोना एक वैश्विक समस्या है, इसकी वैक्सीन बनी नहीं हुई है और हमें बचना है तो हमें अपने आप को बचाना होगा। सावधानियां अपनानी होंगी, जो भी गाइडलाइन जारी की गई है सरकार और WHO के द्वारा उनको फॉलो करना होगा। और यह वैश्विक समस्या है, इससे बस बचाव जो सावधानियां हैं उन्हीं के माध्यम से बचा जा सकता है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरे निबंध को समेटते हुए निष्कर्ष आप जो पूरी चीज़ों को अच्छे से बताने का प्रयास करिए निष्कर्ष में, और आगे के 2-4 उपायों को भी बता सकते हैं कि इस वैश्विक समस्या से किस तरीके से बचा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को 700 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना था, तो इसको अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। और UPPCS मेंस के लिए आज फुल टेस्ट भी होगा रात को 8 बजे से, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। बाकी BO मेंस के लिए भी आप लोगों का बहुत जल्द ही 1-2 दिन के बाद आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।